नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली जैन। स्वागत है आपका शहर दिन भर में। बुलेटिन में आज बात करेंगे कंगाल जेडीए के नए प्लान की, जिसके जरिए अब वो मालामाल होने की तैयारी में जुटा हुआ है। फिर सुनाएंगे पंचायत सहायकों की पीड़ा, जो सरकार के अपने उद्धार की गुहार लगा रहे हैं। क्या है सहायकों की पीड़ा, वो भी दिखाएंगे। इसके साथ ही बात प्रदेश में सनसनीखेज 4 मौतों की मिस्ट्री की करेंगे, जो कि सुलझ चुकी है। क्या था मौत का माजरा, दिखाएंगे आपको। वही बात होगी गरीब मरीजों के वरदान की। दरअसल रोबोटिक सर्जरी ने सफल इलाज में शतक जड़ दिया है, कैसे, दिखाएंगे। फिर बात होगी बाजार में सिंदूरी सफेदा की दस्तक की, जिसके आने से इसके चाहने वालों में खुशी की लहर उमड़ पड़ी है। कौन है सिंदूरी सफेदा, वो दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे एक जाबाज बेटी के जिद की, जिसकी जिद के आगे आसमान छूने वाली ऊंचाइयों ने भी सिर झुका लिया। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ शहर दिन भर में। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले सूबे में संग्राम मचाए गुर्जर समाज की, जो कि अपने लिए 5% आरक्षण से कम कुछ भी नहीं चाहते हैं। हालांकि गहलोत सरकार का गुर्जर समेत 5 जातियों को 5% आरक्षण देने संबंधी विधेयक विधानसभा में पास हो गया है। क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, देखिए। गहलोत सरकार ने बुधवार को विधानसभा में गुर्जर समेत 5 जातियों को 5% आरक्षण के लिए बिल पेश किया। राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक को कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला ने सदन में रखा, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। सदन में सर्वसम्मति से पारित हुआ बिल। पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक पारित। गुर्जर समेत 5 जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान। ओबीसी का कोटा 21 से बढ़ाकर 26% करने का प्रावधान। एक तो अति पिछड़ों को 5% आरक्षण देने का कैबिनेट ने फैसला लिया था। इसके संबंध में एक विधेयक भी पारित कराया गया है और एक संकल्प पारित कराया गया है कि राजस्थान का सदन ये चाहता है कि अति पिछड़ों को 5% आरक्षण दिया जाए। देखिए, केंद्रीय सरकार ने भी हाल ही में संविधान में संशोधन करके जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया है। चेन्नई में 69% आरक्षण है। तो ये विधानसभा ही पहले पास करके भेजती है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं। इसी तर्ज पर हमने आज अति पिछड़ों को 5% आरक्षण देने के लिए विधेयक भी पारित किया है और उसके साथ साथ एक संकल्प पारित किया है। अब ये संकल्प जाएगा भारत सरकार के पास। भारत सरकार को चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसके ऊपर कार्रवाई करे। 200 के 200 विधानसभा सदस्यों ने सर्वसम्मति से ये भी आग्रह किया है कि इस कानून को संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए और एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जिस प्रकार आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण केंद्र सरकार ने संविधान के संशोधन के पश्चात सुनिश्चित किया है, उसी तर्ज पर इस कानून को भी संरक्षण मिले और संविधान में संशोधन हो, ताकि ये 5% का जो आरक्षण विधानसभा राजस्थान ने पारित किया है वो संविधान का संशोधन हो सके दिल्ली में भी। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सदन के सभी सदस्यों का, तमाम दलों का, निर्दलीय विधायकों ने, सबने मिलकर इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया है। ये प्रदेश की जनता के सामने एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है। बहुत लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी। मुझे खुशी हुई आज कि मैंने ये संकल्प सदन के मेज पटल पे रखा और सम्मानीय सभी सदस्यों ने एक मत से इसको पारित किया। बिल विधानसभा में पारित हो गया है। आरक्षण बिल के साथ सरकार ने विधानसभा में संकल्प भी पारित कर दिया। संकल्प में केंद्र सरकार से संविधान संशोधन का आग्रह किया गया है। ये भी आग्रह किया गया है कि 5% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। गहलोत सरकार ने गुर्जरों की मांग के मुताबिक विधेयक तो पारित कर दिया है। अब देखना होगा केंद्र सरकार कब संशोधन करेगी। गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और अब बात कंगाली से जूझ रहे जयपुर नगर निगम की, जिसे मालामाल करने के लिए गहलोत सरकार ने रिवाइवल प्लान तैयार किया है। देखिए रिपोर्ट में। जेडीए के लिए रिवाइवल प्लान, आर्थिक मजबूती के लिए यूडीएच का प्लान, माली हालत सुधार तक विकास पर रोक, कंगाल जेडीए कैसे होगा मालामाल। हम नए काम अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कि आर्थिक स्थिति यहाँ की मजबूत नहीं रखता, और मुझे उम्मीद है कि 2019 में इस आर्थिक स्थिति से हम निपट लेंगे। कंगाली की मार से जूझ रहे जेडीए को मालामाल करने का ये यूडीएच मंत्री का प्लान है, और इस प्लान के तहत जेडीए की माली हालात को देखते हुए अब सरकार ने जेडीए को नए विकास कार्य करने पर रोक लगा दी है। इसी तरीके से रेवेन्यू जनरेशन किस तरीके से हो सकता है, कहां से पैसा आ सकता है, क्योंकि फिलहाल जेडीए के ऊपर काफी बड़ा कर्जा है, और कर्जा की जो किस्तें हैं वो मार्च से चालू हो जाएंगी, तो मार्च से और ज्यादा आर्थिक स्थिति जो है जो छोड़ के गए, प्रीवियस गवर्नमेंट छोड़ के गई है, उसके वजह से काफी कुछ सेटबैक हमें मिल रहा है कि हम नए काम अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कि आर्थिक स्थिति यहाँ की मजबूत नहीं रखता, और मुझे उम्मीद है कि 2019 में इस आर्थिक स्थिति से हम निपट लेंगे। यूडीएच मंत्री को उम्मीद है कि इसी साल जेडीए की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, और जेडीए की आर्थिक मजबूती के लिए कई प्रपोजल पर भी काम हो रहा है। बीते सालों में बढ़ाई गई डीएलसी दरें कम करना, शहरी इलाके में प्रॉपर्टी के दामों में कटौती करना, पॉश इलाके की नीलामी का इंतजार कर रही प्रॉपर्टी के ऑक्शन शुरू करना, बकाया चल रहे टैक्सेस को जमा करने के लिए अभियान चलाना, जरूरत से ज्यादा डेपुटेशन पर जेडीए में जमे अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए। किसी जमाने में करोड़ों के बैंक बैलेंस के साथ साथ नए नए विकास कार्य कराने वाले जेडीए की इन दिनों माली हालत खराब है, और सरकार ने अघोषित रूप से नए विकास कार्यों पर रोक भी लगा दी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में जेडीए की माली हालत सुधरेगी, ताकि जयपुर शहर के अटके हुए विकास कार्यों को रफ्तार मिल सकेगी। कैमरा पर्सन एहसान के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। प्रदेश के हजारों पंचायत सहायक दो विभागों के बीच पिस रहे हैं। काफी लंबे वक्त से बेहद कम मानदेय पर काम करे पंचायत सहायक किस तरह से परेशान हैं, देखिए रिपोर्ट में। प्रदेश में कार्यरत ये परेशान पंचायत सहायक है, जो अपनी पीड़ा बयां करने न्यूज़ 18 राजस्थान के दफ्तर पहुंचे, क्योंकि इनकी तरह प्रदेश के हजारों पंचायत सहायकों को दो विभागों का काम करना पड़ रहा है। इन्हें कभी ग्राम पंचायतों में काम करना पड़ता है, तो कभी स्कूलों में ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन बदले में इन्हें मिलता है महज 6,000 रुपए महीना मानदेय। लंबे वक्त से कार्यरत करीब 27,000 पंचायत सहायकों की यही पीड़ा है। इन ग्राम पंचायत सहायकों को पहले तो ग्राम पंचायत के अंदर ज्वाइन कराया गया, उसके पश्चात इनको शासन सचिवालय से एक आदेश आया जिसके तहत इनको विद्यालय के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये विद्यालय के अंदर भी कार्य कर रहे हैं, दूसरा ये पंचायत के अंदर भी उनको बार बार बुला लिया जाता है। दोनों और इनकी व्यवस्थाएं भी डगमगा रही है, न तो वो इधर का काम कर सकते हैं, न ये इधर का काम कर सकते हैं। अतः सरकार से पुनः अनुरोध करना चाहते हैं कि इनका एक विभाग। पंचायत सहायक की लंबे वक्त से स्थायी किए जाने की मांग को पूरा करने के हर बार वादे किए जाते हैं। प्रदेश में सरकारें बदलती है, लेकिन इनकी किस्मत नहीं बदलती। 1000 रुपए में कुछ भी नहीं होता है, और वो भी समय पे पेमेंट नहीं मिलता है। हमारे को 2-2, 3-3 महीने मिलता है, बाकी बहुत से ऐसे हैं जिनको 14-14 महीने में नहीं मिलता है। और वादा बिल्कुल सरकार ने किया है, अभी भी घोषणा पत्र में है कि आपको नियमित किया जाएगा। राजस्थान की तत्कालीन सरकार बीजेपी ने भी बजट में घोषणा पत्र में हमारे को मतलब नियमितीकरण के लिए वादा किया था, वो वादा ही रह गया उनका। और अभी वर्तमान में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में हमारे को शामिल किया कि भाई विद्यार्थी मित्र हैं या पंचायत सहायक है, हमारी सरकार आते ही उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार समान वेतन दिया जाएगा। बेहद कम मानदेय पर काम कर रहे कई पंचायत सहायक तो इस उम्मीद में काम कर रहे हैं, कभी तो सरकार इन्हें स्थायी करने को लेकर अपनी नजरें इनायत करेगी, लेकिन अब इनकी बढ़ती उम्र के साथ इनकी उम्मीदें भी कम होती जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अलवर सुसाइड पर
हिट एंड रन की पॉलिटिक्स खूब हुई। कांग्रेस ने चुनावी वैतरणी पार करने के लिए इसे मुद्दा बनाया, लेकिन अब जब इस सुसाइड की मिस्ट्री सुलझी है तो सवाल उठ रहे कि सियासत में बेसब्री क्यों। देखिए रिपोर्ट में। हिट एंड रन की पॉलिटिक्स, सियासत में इतनी बेसब्री क्यों? पहला ऐसा इंसिडेंट मेरे सामने आया है कि किसी ने ये कारण बताया हो कि हम नौकरी खोजते खोजते इतने हताश हो गए हैं, इतने होपलेस हो गए हैं कि हम अपनी जान दे रहे हैं। मतलब इससे बड़ी दुख की बात किसी देश, किसी मुल्क, किसी सरकार, किसी समाज के लिए नहीं हो सकती। बेरोजगारी को हथियार बना बीजेपी पर कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रहार था। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने न केवल अलवर सुसाइड को मुद्दा बनाया, बल्कि बेरोजगारी वाला कार्ड खेलते हुए सियासत भी खूब की। चुनावी रैलियों में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अलवर सुसाइड को सियासी चाशनी में पेश किया था। अगर आपने रोजगार दिया तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार अलवर में 4 युवाओं ने आत्महत्या क्यों की? लेकिन अब जरा ठहरिए और पहले अलवर सुसाइड का पूरा सच सुनिए, वो सच जिसे सुन आप भी चौंक जाएंगे। पूछताछ में एक लड़के की डीसी था, उसका कोई लड़की से संपर्क की जानकारी आई थी। उसकी शादी घटना के पहले दिन हुई थी, तो उसको लेके वो तनाव में था। उसी बात को लेके उसने ये कदम उठाया। बाकी साथी भी उसके साथ नासमझी साथ हो गए। फिर भी इस मामले में अभी हमारे मोबाइल डिटेल वगैरह प्राप्त नहीं हुई, परीक्षण हेतु भेजा हुआ और जांच जारी। सुना आपने आरोप लगाने की जल्दबाजी का नतीजा। देख लीजिए बेसब्र सियासत का चेहरा। अलवर सुसाइड के लिए बेरोजगारी नहीं थी वजह। प्रेम प्रसंग में 4 युवकों ने दी थी अपनी जान। दरअसल इस घटना में जिंदा बचे एक युवक ने पुलिस को सुसाइड की वजह बेरोजगारी बताया था, लेकिन 3 महीने की जांच के बाद अलवर पुलिस ने सुसाइड मिस्ट्री को सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक ऋतुराज का एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। कुछ दिन पहले ही उस लड़की की शादी हो गई, जिसके बाद से ही ऋतुराज तनाव में था। ऋतुराज और उसके 5 दोस्तों ने सुसाइड का प्लान बनाया। 20 नवंबर 2018 को दिल्ली जयपुर रेलवे ट्रैक पर कूदकर 4 युवकों ने सुसाइड किया। इस घटना में 2 युवकों की जान बच गई। अलवर में सुसाइड की खबर और वजह को लेकर सियासी पारा चढ़ा। कांग्रेस ने इस आग में घी डालने का काम किया। उस समय भी बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को जल्दबाजी वाला बयान करार दिया था। ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है। किसी की भी आत्महत्या हो वो कोई अच्छी चीज नहीं होती। तो अभी जांच होगी और सच्चाई बाहर आएगी, तब जरा बात करना। कल उसका उपयोग है। आज ऐसे ही कहीं सुनी पर हम बात नहीं करना चाहेंगे। अब 3 महीने बाद अलवर सुसाइड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन इस मुद्दे पर हुई सियासत के बीच कई सवाल हैं। क्या आज की सियासत बेसब्र हो गई है? क्या बिना तथ्यों को जांचे परखे सियासत करना ठीक है? और क्या सियासी हित साधने के लिए बेसब्री से भी परहेज नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रदेश का इकलौता जोधपुर एम्स गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जहां पिछले 11 महीनों में डॉक्टरों ने 100 मरीजों की रोबोटिक सर्जरी की है। जोधपुर में मौजूद प्रदेश का ये इकलौता एम्स गरीब मरीजों को नया जीवन दे रहा है। आधुनिक तकनीक से लैस इस अस्पताल के डॉक्टरों ने अब तक यहां 100 सफल रोबोटिक सर्जरी की है। अस्पताल की सफलता की सेंचुरी पर डॉक्टर से लेकर स्टाफ तक खुशी जता रहा है। पूरे लंबे टाइम लेंथ में जोड़ना है, जिसको हम बॉडी फ्लैप कहते हैं, उसमें बहुत अच्छे से फायदा मिला और हमने 6-7 केस ये कर दिए हैं। तो यदि आप पूछेंगे तो एक लाइन में तो डिफिकल्ट केस, डिफिकल्ट जगह और चैलेंजिंग केस में रोबोट का बहुत ही बेनिफिट है।
ये बात है बहुत। हाँ, जिंदगी आसान हो गई, पेशेंट को बहुत बेनिफिट मिल रहा है और सबसे बड़ी खुशी है कि आम आदमी को एक एम्स के यूरोलॉजी विभाग ने रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की थी, जिसके बाद यहाँ के कई विभाग में रोबोटिक आर्म के जरिए लगातार मरीजों की सर्जरी की जा रही है। इस अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए एम्स वरदान 10 अप्रैल 2018 को रोबोटिक सर्जरी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद लगातार मरीजों की रोबोटिक सर्जरी की जा रही है। जल्द ही यहां पर बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक रोबोटिक सर्जरी में न सिर्फ बेहद कम समय लगता है, बल्कि मरीज के अंदरूनी भागों में रोबोटिक आर्म में सर्जरी मुमकिन है। मलाशय का कैंसर था इनको, तो उसमें होता है कि मलाशय को पूरा कैंसर को निकालना और उसके बाद में पूरा कॉलन को मोबिलाइज करके पूरा पेट से उसको वापस जोड़ना, क्योंकि उतना शॉर्ट हो जाता है, तो एक तरह से पूरे पेट में से वो अच्छे से करना होता है। खास बात ये है कि रोबोटिक सर्जरी से मरीजों को दर्द का कम अनुभव होता है और वो सर्जरी के 2 दिन बाद ही अपने घर जा सकते हैं। यूं तो रोबोटिक सर्जरी में लाखों रुपए खर्च आता है, लेकिन एम्स में फिलहाल मुफ्त सर्जरी की जा रही है, जिससे प्रदेश के गरीब मरीजों के साथ पड़ोसी राज्यों के मरीजों के लिए ये एम्स वरदान साबित हो रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। कहते हैं मंजिल हासिल करने का जुनून हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है उदयपुर की एक जाबाज बेटी ने, जिसने अपने मजबूत इरादे के दम पर हिमालय का एक दुर्गम ट्रैक पार करने का कारनामा कर दिखाया है। देखिए रिपोर्ट में। मंजिल जब मनचाही मिल जाए तो खुशी कुछ ऐसी ही होती है। ऐसे ही अपनी ऊंची उड़ान का इजहार किया जाता है। जज्बा जब जीतने का हो तो हर हौसले को हिमालय भी सलाम करता है और इस बार हिमालय ने राजस्थान की जांबाज बेटी को रास्ता दिया है। जी हाँ, हिमालय की दुर्गम चादर ट्रैक पार कर रही ये उदयपुर की जांबाज इंजीनियर बेटी रुचिका जैन है, जिसने इस बर्फिस्तान में तमाम मुश्किलों का सामना कर बुलंदियों को छूने का कारनामा कर दिखाया है। लद्दाख इलाके की जास्कर घाटी में मौजूद दुर्गम ट्रैक, एक तरफ 600 मीटर ऊंचाई की चट्टानों की दीवार रास्ता रोकती है, तो दूसरी तरफ बर्फिस्तान में हाड़ कपा देने वाला -35 डिग्री तापमान। लेकिन फौलादी इरादों के साथ रुचिका ने हर चुनौती, हर खतरे का सामना किया और 105 किलोमीटर लंबे खतरनाक ट्रैक को 7 दिनों में पार कर लिया। इस ट्रैक को पार करने में अच्छों के हौसले जवाब देते हैं, लेकिन रुचिका ने हिम्मत नहीं हारी और दुर्गम ट्रैक पार कर जोश की पताका फहरा डाली। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो जो हमें नेरक वाटरफॉल तक जाना होता है, चादर ट्रैक का सबसे टारगेट होता है कि वहाँ तक जाके आपको रिटर्न आना है। तो वो जब जाते हैं तो उसके बीच में ये नहीं है कि आपको पूरे टाइम बर्फ़ ऐसी ही मिलेगी। वहाँ पे कितनी बार होता है कि बर्फ़ पूरी टूटी हुई मिलती है, कहीं गली हुई मिलती है। तो जब गली हुई बर्फ़ मिलती है तो उस पर चलना काफ़ी मुश्किल है। उस पर आपको गीले होकर भी जाना होता है, इतनी ठंड में भी आपको वो क्रॉस करना है। हालांकि वो होता कुछ सेकंड्स का है, लेकिन वो पूरे पेन करता है काफ़ी ज़्यादा। तो वो एक चैलेंजिंग मोमेंट था। इस खतरनाक ट्रैक को पार करना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस ट्रैक को पार करने गए 16 सदस्यों के दल में से 9 सदस्यों का हौसला रास्ते में ही जवाब दे गया। सिर्फ 7 ट्रैकर ही इस ट्रैक को पूरा कर पाए और उनमें से सिर्फ रुचिका ही इकलौती लड़की है जिसने अपने जिद से बुलंदियों को छुआ है। 16 लोग थे, लेकिन क्योंकि चुनौतियाँ बहुत थी तो हम 7 लोग ही उसको कंप्लीट कर पाए। राजस्थान से मैं वहाँ पे थी और गर्ल्स में भी मैं ही थी वहाँ पे, और बाकी सब अलग अलग स्टेट से बॉयज वगैरह थे। बेटी की बड़ी सफलता पर परिवार भी फूला नहीं समा रहा। माँ और नाना को ऐसी होनहार बेटी पर नाज है। बहुत प्राउड हो रहा है मेरे को कि भाई चलो एक लड़की होके भी इसने इतना बढ़िया काम किया, और मैं ये चाहूँगी कि भाई कोई भी लड़की को इतना कम नहीं समझे कि भाई बेटा बेटी दोनों बरोबर है। हमको उसके
हर इच्छा को पूरी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें साहस बहुत है। कोई भी काम घर का मम्मी नहीं कर पाती, ये खुद स्वयं कर देती है। मकान खाली करना है, ये करना है, कोई सामान लाना है, ऑफिस जाना है, बैंक जाना है, ये सब निपटा देती है। इस सफलता के बाद रुचिका को तो जैसे पंख लग गए हैं और अब वो इससे भी दुर्गम ट्रैक को पार कर आसमान तक उड़ान भरना चाहती है। रुचिका का अगला लक्ष्य हिमालय की सबसे ऊंची ट्रेकिंग रेंज में शुमार स्टोक कांगड़ी को फतेह करना है, जिसकी ऊंचाई 20,180 फीट है। यकीनन रुचिका का यह जज्बा देश की हर उस बेटी के लिए गर्व महसूस करने के लिए काफी है, जिन्हें आज भी इस 21वीं सदी में बेटों के मुकाबले नाकाफी समझा जाता है। कैमरामैन जमाल खान के साथ सतीश शर्मा, न्यूज़ 18 उदयपुर। और शहर दिन भर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।